आईबीएस क्या है? जो जान ना ले लेकिन जीने भी ना दे। आज हर दूसरा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कम या अधिक आईबीएस से पीड़ित है। अगर आपको सुबह फ्लाइट पकड़नी है, अगर 7 बजे की फ्लाइट है तो आप 3 बजे उठ के 4 बार फ्रेश होने के लिए जाते हैं कि मुझे वहां प्रेशर ना बन जाए। एट टाइम्स नौकरी छोड़ करके लोग घर बैठ जाते हैं, दुकान पर नहीं जा पाते अपनी। तो आईबीएस बहुत बुरी बीमारी है। क्या मुझे इमीडिएटली ये सोचना चाहिए कि मुझे आईबीएस? नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब, आज हेल्थ के बारे में बहुत सारे सवाल आपसे पूछने हैं। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। आप क्वेश्चंस का बम्बार्डमेंट करें, मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, ये आईबीएस क्या है और ये हमारी दिनचर्या को प्रभावित कैसे करता है? देखिए, आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको आयुर्वेद में ग्रहणी या संग्रहणी रोग कहा जाता है। इसका रोगी योगिता दिन में अनेकों बार फ्रेश होने के लिए जाता है, लेकिन शिकायत एक रहती है कि उसे तसल्ली नहीं होती। जाता अनेकों बार है लेकिन पेट साफ नहीं होता। हाँ। साथ में मल बंद करके नहीं होता, यानी थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप का होता है। अक्सर उसमें चिकनापन रहता है, जिसे हम म्यूकस बोलते हैं। पेट में मरोड़ होता है। और इस बीमारी की खास बात यह है कि ये केवल पाचन संबंधी लक्षणों को नहीं देती, इसमें व्यक्ति मानसिक रूप से भी टूटता है। वो इरिटेबल हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, मानसिक रूप से हमेशा एकदम एंगर में रहता है और वजन टूटता है। आईबीएस पेशेंट 3-3 महीने में 15-15 किलो वजन कम करके हमारे पास आते हैं। तो एक ऐसी बीमारी जिसमें ना केवल डाइजेस्टिव सिम्टम हो, बल्कि फिजिकली भी बंदा वीक हो रहा हो, मेंटली भी आदमी वीक हो रहा हो, और जो जान ना ले लेकिन जीने भी ना दे, उसे कहते हैं आईबीएस। तो जो आपने लक्षण बताए हैं, अमूमन यही लक्षण रहते हैं आईबीएस में या इसके अलावा भी कोई लक्षण है जिसे देख करके हम समझ पाए? देखिए, पाचन संबंधी रोग है तो पहला बड़ा सिम्टम जो है वो यही होता है कि आदमी जो है वो अनेक बार यानी बार बार कुछ पानी पिया तो फ्रेश होने के लिए जाने की इच्छा हो गई, नाश्ता किया तो फ्रेश होने के लिए जाना है, लंच किया तो फ्रेश होने के लिए जाना है। तो इस तरह लेकिन देखिए, मैं रात का खाना, डिनर मैंने नहीं बोला, क्योंकि इस बीमारी की एक खास बात होती है, दीवा प्रकोपो च भवति रात्रो शांति। सुबह से लेके दोपहर तक तो बहुत तंग करेगी, लेकिन 3-4 बजे के बाद अगले दिन सुबह तक आपको लगेगा आपको बीमारी ही नहीं है। तो ये बहुत इसकी बड़ी पहचान मैंने आपको बताई है कि व्यक्ति सुबह से लेके 2-3 बजे तक तो परेशान रहता है, उसके बाद उसको जो बार बार मोशन होने की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, वो नहीं रहती। तो इसलिए शास्त्रों में लिखा दीवा प्रकोपो च भवति रात्रो शांति। तो इसका मतलब आप आईबीएस के पेशेंट हैं, संग्रहणी के पेशेंट हैं। अच्छा, इसको पूरी तरह से हम ठीक कर सकते हैं आयुर्वेद में? जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपको एक बार आईबीएस हो गया तो पेशेंट को पेशेंस रखना होगा अगर क्योर चाहिए तो। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 20-20 साल की सफरिंग वाले पेशेंट भी हमारे पास आकर ये उम्मीद रखते हैं कि 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में वो क्योर हो जाएं। मैं कहता हूं आयुर्वेद के माध्यम से संग्रहणी रोग यानी आईबीएस को हम क्योर कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट को पेशेंस रखना होगा। बड़ा मुश्किल है ये कह पाना किसी भी पेशेंट के लिए कि उसको ठीक होने में 3 महीने लगेगा, 6 महीने लगेगा या 1 साल लगेगा। हाँ योगिता, एक बात की गारंटी तो मैं अपने पेशेंट्स को पिछले 25 वर्षों से हजारों, मैं कहता हूं अब तो हो सकता है लाखों आईबीएस पेशेंट्स को ठीक कर चुका हूं। पहले 15 दिन में इस कंडीशन में पहुंचा देता हूं कि उनको एक जो आशा की किरण होती है ना कि अब हम जी जाएंगे, हमें जीना चाहिए, वो मैं जरूर 15 दिन में पैदा कर देता हूं। अमूमन मुझे लगता है 80 से 90% पेशेंट्स में, हाँ 10 से 20% पेशेंट में 1-2 महीना और लग सकता है। आयुर्वेद को अपनाना है तो आप आईबीएस से फाइट कर सकते हो, उससे कंट्रोल भी कर सकते हो और उसे क्योर भी कर सकते हो। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे जो गट है उसका कितना बड़ा रोल है आईबीएस की समस्या को बढ़ाने और घटाने में? देखिए, गट हेल्थ मतलब आप बात कर रहे हैं कि आंतें जो हमारी होती हैं, अरे वही तो कमजोर होती हैं। अच्छा। जो रोज आप खड़े होकर ठेले पे छोले भटूरे खाते हैं, हाँ। बाहर का जंक फूड मंगा करके खाते हैं, हाँ। बे टाइम खाना खाते हैं, तो उससे अल्टीमेटली हमारी इंटेस्टाइन्स तो कमजोर हो रही हैं, हमारी डाइजेस्टिव पावर जा रही है। और उसके बाद में जब हम ध्यान नहीं करते, पहले इनिशियल सिम्टम्स को हम जल्दी से कंट्रोल नहीं करते, तो उसके बाद जो है फिर वो छोले भटूरे अपना काम करते हैं और आपको संग्रहणी का पेशेंट बना देते हैं। और फिर बताना चाहूंगा योगिता, एक बार अगर संग्रहणी हो गई तो ये या तो कष्ट साध्य है, यानी कि बहुत मुश्किल से ठीक होगी यदि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो, और पेशेंट पेशेंस भी रख ले तो, और नहीं तो असाध्य है, जिंदगी भर आपको उसको झेलना पड़ेगा। तो ये जो छोले भटूरे वाला कल्चर है, और दूसरा जो लगातार मानसिक तनाव वाला कल्चर है, स्ट्रेस में रहते हैं, हर जगह कंपटीशन, हर जगह ये भी ले चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये टेंडेंसी छोड़नी होगी। आज योगिता इन प्रवृत्तियों के कारण
आज हर दूसरा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कम या अधिक आईबीएस से पीड़ित है। डॉक्टर साहब, तनाव से कैसे बचे? ये भी बहुत बड़ी समस्या है। हमारे पास सत्संग कीजिए, गीता है, रामायण है, अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठिए, जीवन जीना सीखिए। आप जो ये हमारी जो एक होड़ लगी हुई है भौतिक चीजों को प्राप्त करने की, बड़ा सा घर हो, बड़ी बड़ी कारें हो, ये कंपटीशन हो दूसरों के साथ, मतलब ये क्या बंद करना होगा? बिल्कुल बंद करना होगा। और ये सब बड़ा संभव है। आप हमारे पास तो वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे पास ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं, ऐसे हमारे पास उदाहरण हैं बड़े। हमारे पास दयानंद सरस्वती हैं, विवेकानंद हैं, हमारे पास तो मेरे ख्याल से लिस्ट ऑफ हमारे ऐसे लोग हैं जिनके हम फॉलोअर बन के अपने जीवन को बहुत सरल बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसमें आनंद की कमी होगी, आनंद की कमी नहीं होगी, लेकिन तनाव नहीं होगा। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि इनिशियल कुछ सिम्टम्स होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, वो इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स बता दीजिए। आपने बाकी बीमारियां तो बात की बताई, इनिशियली कैसे हम देखें? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यू आ रहे हैं तो आपको क्या होगा? आपको भूख कम लगने लगेगी, आपको गैस बनना शुरू हो जाएगी, आपको एसिडिटी होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको पेट में दर्द हो सकता है, आपको उल्टी जैसा जिसे जी मिचलाना बोलते हैं वो सिम्टम आ सकते हैं। तो ये सब वो सिम्टम है जिनके बाद इमीडिएटली आपको एटलीस्ट वो ठेले वाला कल्चर बंद करना चाहिए। वो जो हम रात भर जग करके जो है पता नहीं क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिन में सोना रात में जगने वाला कल्चर बंद करना चाहिए और डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। क्योंकि आपकी ये समस्या किस तरह की डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है वो डॉक्टर डिसाइड करेगा एंड उसके बाद आपको जो है इमीडिएटली इनिशियल स्टेज पर ट्रीटमेंट करके आपको इससे बाहर निकाल देगा। डॉक्टर साहब, मुझे बाय चांस एक बार या दो बार ये प्रॉब्लम हुई जो अभी आपने सिम्टम्स बताए, बस एक दो बार, क्या मुझे इमीडिएटली ये सोचना चाहिए कि मुझे आईबीएस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आईबीएस जो है वो कालांतर में डेवलप करती है। अगर आपने अपने पेट में होने वाले किसी भी सिम्टम को इग्नोर किया और लंबे समय तक इग्नोर किया तो आपको फिर उसके बाद आईबीएस डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बड़ा रोग है, एक क्रोनिक डिजीज है। तो आप ग्रेजुअली उसे डेवलप करते हैं। लेकिन फिर से रिपीट करना चाहूंगा, एक बार अगर आप आईबीएस के पेशेंट बन गए तो उसके बाद फिर आपको ठीक होने में महीनों भी लग सकते हैं और साल भी लग सकते हैं। अच्छा, खाने के लिए आपने बोला ठेले पर खाना खाना, लेकिन कई बार कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं नहीं खाते, घर पे ही खाते, पर फिर भी उन्हें आईबीएस है। देखिए, घर पर भी क्या खा रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। आप रोज ही उड़द, राजमा, छोले, पनीर और कुछ चीजें मैदे की आप रोज घर बनवा रहे हैं तो डेफिनेटली जो हाइजीन वाला पार्ट है वो उससे आप बच गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि घर पे आप रोज छोले, चावल, पनीर और इस तरह के गरिष्ठ आहार खाएंगे जो पचने में मुश्किल है। तो आपको सदैव, देखिए, एक सीधा सा क्राइटेरिया है, आप घर पे खाइए और आप फिजिकल एक्टिविटी भी कीजिए और आप बढ़िया से पचाइए। अगर आपको गैस बनने लगी, आपको एसिडिटी होने लगी, आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगा, आपको पेट में दर्द होने लगा, या एक थोड़े थोड़े अंतराल के बाद आपने महसूस किया कि आपको लूज मोशंस होने लगे, लाइक आफ्टर एवरी 15 डेज फॉर 1 डे आपको लूज मोशन हो रहा है, आफ्टर एवरी मंथ 1 मंथ आपको 2 दिन के लूज मोशन हो रहे हैं, तो ये इनिशियल सिग्नल मिलने शुरू हो गए कि भाई अब कोई ना कोई बड़ा काम जो है पेट में शुरू हो चुका है। तो चौकन्ना रहना होगा अगर आईबीएस से बचना है तो। डॉक्टर साहब, कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट भी होते हैं, तो क्या हम ये भी माने कि ये लोग आईबीएस के शिकार हैं इसलिए लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं? नहीं, लैक्टोज इंटॉलरेंस एक अलग कंडीशन है जो अमूमन जेनेटिक होती है। हम देखते हैं कि वहां पर जो है बच्चा जो होता है अक्सर दूध नहीं पचा पाता, उसकी वजह से उसको पेट में दर्द रहता है, लूज मोशंस लग जाते हैं, उल्टियां होती हैं, वजन नहीं बढ़ता, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है। आईबीएस जो है उसमें जरूरी नहीं है कि आपको जो है, हाँ डेफिनेटली आईबीएस के पेशेंट को हम दूध मना करते हैं क्योंकि दूध पीने से आईबीएस बढ़ता है, गेहूं यानी ग्लूटेन खाने से आईबीएस बढ़ता है, कच्ची चीजें खाने से आईबीएस बढ़ता है, पत्तेदार चीजें, पालक, सरसों, मेथी, बथुआ, ये पत्ते वाली चीजें खाने से आईबीएस बढ़ता है। इवन हम कच्चा सलाद जो होता है वो भी पेशेंट को मना कर देते हैं कि कच्चा सलाद भी आप प्याज टमाटर खाइए लेकिन पका करके खाइए। इन नटशेल आप फ्रूट्स को छोड़ करके कुछ भी कच्चा मत लीजिए, दूध मत पीजिए, दूध उत्पाद मत खाइए। साथ में मैंने बताया भारी चीजें, उड़द, राजमा, चने, बैंगन की सब्जी, पत्तेदार सब्जी मतलब साग, मैदे से बनी चीजें, ये आपको छोड़नी होंगी यदि आप आईबीएस को पहले कंट्रोल और बाद में क्योर करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये क्योर और कंट्रोल आपने दोनों की बात की, लेकिन जिसको अभी ये बीमारी नहीं है तो वो अपनी जीवन शैली कैसे रखे कि उसे आईबीएस ना हो? बिल्कुल उसका खाना पीना ठीक होना चाहिए। अच्छा। वो भाई हम 5 चीजें बोलते हैं, आपके खाने की चीजें जो हैं वो गुणवत्ता उनकी ठीक हो, डेफिनेटली हाइजीनिक हो, घर में खाएं। बाहर जो हमारी टेंडेंसी है
अनहाइजीनिक फूड खाने की, ठेलों पे रोज 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 रोज, मजबूरी में कभी खा सकते हैं लेकिन और रोज ये आप स्विगी, ज़ोमैटो? बिल्कुल नहीं, ये देखिए मैं वही बोल रहा हूँ कि क्वालिटी को हमें ध्यान रखना है। नंबर 2 क्वांटिटी में हमें सीखना है कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। सब कुछ आयुर्वेद में बतलाया गया है। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलकर यही समझिए कि आपको खाना कैसे खाना है। क्वालिटी की बात समझिए, क्वांटिटी की बात समझिए, कॉम्बिनेशन, कौन सी 2 चीजें एक साथ खाई जा सकती है, कौन सी 2 चीजें एक साथ नहीं खाई जा सकती। 2 अच्छी चीजें वो हो सकती हैं जो आपको एक साथ नहीं खानी चाहिए, आप खा रहे हैं। उसके बाद फिर खाना खाने का समय इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप ऐसे नहीं कर सकते। हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं दे आर रेगुलेटेड थ्रू ए बायोलॉजिकल क्लॉक, उसका भी सेक्रेट होने का एक समय है। ऐसा नहीं कि आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कभी भी खा लें। और दूसरा, खाना खाने का तरीका। सो आई रिपीट, क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉम्बिनेशन, टाइमिंग एंड वे ऑफ ईटिंग, ये 5 चीजें सही रखिए, आपको कोई भी छोटी डाइजेस्टिव इश्यू नहीं आएगी। आईबीएस तो बहुत दूर की बात है। अब वे ऑफ ईटिंग आपने बोला, इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, वे ऑफ ईटिंग का मतलब सीधे से होता है कि हमारे खाने के 2 पार्ट होते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड। आप रोटी को, चावल को, सब्जी को आप सूखे में रखिए। लिक्विड का मतलब हो गया रोटी, भोजन के साथ पिया जाने वाला पानी, छाछ, जूस, जो अक्सर हम लोग अब लिक्विड लेके बैठते हैं। तो वो व्यक्ति जो सॉलिड को पिएगा, अच्छा, क्या, जो सॉलिड को पिएगा और लिक्विड को खाएगा, उसको पाचन संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। सॉलिड को पीने से मतलब क्या है, भगवान ने सबसे पहले क्या दिया हमें, दांत। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत किससे होती है, दांतों से। तो आप रोटी को, चावल को, सब्जी को, दाल को इतना चबा चबा के खाएं कि जब वो आपका फूड पाइप, ओएसोफेगस क्रॉस करे तो वो जूस बन के करे। तो इसे बोलते हैं सॉलिड को पीना। और आप जब छाछ पीते हैं, पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, दूध पीते हैं, तो अगर आप एक सिप लेने के बाद वापस गिलास को टेबल पर रखें, फिर से उठाएं, फिर एक सिप लें, फिर से रखें, इसे बोलते हैं लिक्विड को खाना। तो जो व्यक्ति सॉलिड को पिएगा, लिक्विड को खाएगा, वो जल्दी से बीमार नहीं पड़ेगा। लवली। डॉक्टर साहब, अब मुझे ये पता करना, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से महिला या पुरुष किसके अंदर आईबीएस की समस्या ज्यादा होगी? देखिए, वैसे तो ऐसा कोई अनुपात है नहीं, लेकिन अक्सर हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स की बात करें तो महिलाएं आईबीएस से ज्यादा सफर कर रही है, क्योंकि ये मेरी बहनें, मेरी माताएं जो है ना, खाने को लेके बहुत कैजुअल हैं। औरों के लिए तो वो बहुत अच्छा करती हैं, टाइम से खिलाती हैं, लेकिन अपने खाने में ना वो क्वालिटी का ध्यान रखती हैं ना क्वांटिटी। कभी वो कम खा, जो बचा वो खा लिया, अधिक है तो चलो निपटा देते हैं। कॉम्बिनेशन में भी जो बचा है सब खा लेते हैं। फिर टाइम उनका फिक्स नहीं होता, और फिर खाना कैसे खाती हैं माताएं बहनें, वो आपको पता ही है कि बस वो किस तरह से पेट भर रही होती हैं। मैं कहता हूं अगर टाइम नहीं है ना आपके पास, मत खाइए, लेकिन जब खाइए तो सॉलिड को पीना है। देखिए, आज के टाइम पे ना आप देखिए, शुगर इज ए मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर इज ए मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल इज ए मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज इज ए मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, आर्थराइटिस मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। तो ये मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, इन सब की शुरुआत हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बिगड़ने से होती है। तो आप, इसलिए हमारे बड़े बोलते थे कि सब लोग की शुरुआत पेट से होती है, पेट से होती है। पेट मतलब डाइजेशन से। तो महिलाएं जो हैं इस बार जो है उनको सुधरना होगा, अगर अपने को बीमार नहीं करना चाहती तो। अच्छा, गट हेल्थ को मेंटेन करने का कोई तरीका, कोई ऐसी मेडिसिन खा लें या कोई ऐसा हर्ब खा लें जिससे गट हेल्थ ठीक रहे? मैं कहता हूं खाना खाने का तरीका क्यों नहीं सही करते, किस लिए आपने एडिशनल कोई चीज खानी है। आप देखिए, आप थोड़े से मसाले मिला सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने भाई बादी की चीज खाई, आपने उड़द राजमा बनाया तो उसमें हींग जरूर डालें। आप देखिए, खाना जब खाते हैं, खाने के बाद थोड़ा सा अजवाइन आप खा लेंगे तो आपके गैस नहीं बनेगी। तो आप काली मिर्च का प्रयोग करें। आप छाछ पीते हैं तो उसमें जीरा, भुना जीरा और काली मिर्च डाल के करें। तो ये सब कार्बोनेटिव्स जो मसाले हैं, ये आपको हेल्प करते हैं पाचन की क्रिया में। आप खाना खाने से पहले अदरक का छोटा सा टुकड़ा सेंधा नमक मिला करके खा लीजिए, आपको भूख भी अच्छी लगेगी और आपके डाइजेस्टिव एंजाइम भी सेक्रेट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़े सिंपल टिप्स हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं ये बस इन्हीं तक रहना है, मसालों तक। आपको सुबह के समय जो खाली पेट कैप्सूल और टैबलेट खा करके और आप दिन में फिर समोसे और छोले भटूरे खाते हो, मैं कह रहा हूं उस प्रवृत्ति को छोड़ना होगा, क्योंकि वो एक पर्दा मात्र है। अंदर बीमारी बहुत बड़ी कोई ना कोई मे बी इन 2 years और 4 years निकल करके आ जाएगी। डॉक्टर साहब, आईबीएस से जुड़ी हुई भी कुछ बीमारियां हैं जो कि आ सकती हैं भविष्य में? आईबीएस अपने आप में इतनी बड़ी बीमारी है, मैंने क्या बोला था कि जान नहीं लेती लेकिन जीने नहीं देती। आईबीएस का पेशेंट, उसका शरीर टूटता है, वजन कम हो जाता है, उसका
दिमागी रूप से वो कमजोर हो जाता है, उसको इरिटेशन रहेगा, एंगर रहेगा, वो डिप्रेशन में जा सकता है, वो एंजाइटी में जा सकता है, खुश कभी नहीं दिखेगा आपको वो पेशेंट। आप शादी पार्टी में जाएगा तो पहले वो ये नहीं देखेगा कहाँ खाना लगा है, वो पहले टॉयलेट ढूंढता है। अगर आपको सुबह फ्लाइट पकड़नी है, अगर 7 बजे की फ्लाइट है तो आप 3 बजे उठ के 4 बार फ्रेश होने के लिए जाते हैं कि मुझे वहां प्रेशर ना बन जाए। एयरपोर्ट पे जाके आपको कोई ऑफर भी करे तो आप 1 कप चाय नहीं पी सकते कि फिर मुझे प्रेशर ना बन जाए। सो क्या लाइफ होती है आईबीएस पेशेंट की। एट टाइम्स नौकरी छोड़ करके लोग घर बैठ जाते हैं, दुकान पर नहीं जा पाते अपनी। तो आईबीएस बहुत बुरी बीमारी है। मुझे लगता है जितना जल्दी आप डॉक्टर से मिलकर के इसका इलाज शुरू करें, और जब डॉक्टर मैं बोलता हूं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलकर के, क्योंकि आईबीएस का यदि इलाज है, कंट्रोल भी और क्योर भी, तो वो केवल और केवल आयुर्वेद है। डॉक्टर साहब आजकल ना ओवर द काउंटर ऐसी बहुत सी मेडिसिन मिलती हैं जो कहते हैं कि ये तो प्रोबायोटिक है, ये आपके गट के लिए बहुत अच्छी है। क्या आप कभी रिकमेंड करते हैं? कई बार कुछ ड्रिंक्स भी होती हैं। देखिए, प्रोबायोटिक के नाम पे बहुत कुछ बिक रहा है। बेसिकली ये हमारे जो कार्बोनेटिव्स हैं, मैंने बताया आपको, ये सारे क्या हैं? ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करने वाली अदरक है, पुदीना है, जीरा है, धनिया है, जो कुछ हमारे किचन में है वो सब अच्छी अच्छी पैकिंग में कर करके और उसके कॉम्बिनेशन बना करके बाहर आपको मिल रहा है। आपको लैक्टोबैसिलाई दही के रूप में मिल रहा है। तो ये सब मुझे लगता है कि अगर हम देसी रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। अपने घर का पिसा हुआ बढ़िया मसाला हम अपना इस्तेमाल करें। फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खाने को हम 5 पैरामीटर जो मैं सदैव बोलता हूं, क्वालिटी, फिर उसकी क्वांटिटी, फिर कौन सी 2 चीजें एक साथ खाई जा सकती हैं, कौन सी 2 चीजें एक साथ नहीं खाई जा सकती, इसे भी आयुर्वेद से सीखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हम क्या खाएं और क्या ना खाएं, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड बता दीजिए। देखिए, कॉम्बिनेशन में बताना चाहूंगा कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब गड़बड़ियां हो रही हैं। जैसे सिंपल चीज, दही में कभी भी नमक डाल के नहीं खाना चाहिए। अच्छा, हाँ, फिर क्या आप खाएं? मीठा डाल के खाइए, चीनी डाल करके खाइए, गुड़ डाल करके खाइए। आप बनाना शेक, मैंगो शेक बच्चों को पिला रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा खाना उनको दे रहे हैं, लेकिन फ्रूट का दूध में मिक्स करके देने का प्रोविजन आयुर्वेद में मना किया गया है। वो नुकसान पहुंचाता है। साथ में आप नॉन वेजिटेरियन, आजकल मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत अधिक नॉन वेज खाने लगे हैं, पार्टियों में जाते हैं और नॉन वेज खाने के बाद इमीडिएटली बाद कोई ना कोई दूध का प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट अगर वो खाते हैं तो उनको चांसेस ऑफ स्किन डिजीज बहुत बढ़ जाता है। हाँ, तो इसलिए ये नहीं खाना चाहिए। ओनली विद नॉन वेज? नॉन वेज के बाद आपको कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाना चाहिए। अगर हम नॉर्मल खाना खाते हैं उसके साथ अगर हम दूध लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं तो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन वेजिटेरियन फूड के बाद डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। जो घी और शहद का देखिए सब लोग एग्जांपल डालते हैं। घी बहुत अच्छी चीज़ है, शहद बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हम साथ नहीं ले सकते, बहुत शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो हमें कॉम्बिनेशंस की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। उड़द की दाल जो है वो दूध के साथ नहीं चलनी चाहिए, लेकिन पहला ऑर्डर हमारा दाल मखनी होता है। हाँ। तो आज सोचिए, एक ऐसा समय जब हम सो कॉल्ड अधिक पढ़े लिखे हैं, हम धनी हैं, हम टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग हैं, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज हैं, हमारे पास इमरजेंसी सर्विसेज हैं और हम हेल्थ अवेयर भी हैं। लेकिन याद कीजिए, क्वालिटी ऑफ हेल्थ कहाँ जा रही है? घर में दवाइयाँ राशन के रूप में जानी शुरू हो गई। हर महीने अब ऐसे पैकेट जाते हैं, मम्मी की दवाई, पापा की दवाई, भाई की दवाई, इसकी दवाई। एंड साथ में एज की बात कीजिए, हमारे बड़े जो इतने धनी नहीं थे, इतने शिक्षित भी नहीं थे, टेक्नोलॉजिकली भी हमसे बहुत पीछे थे, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इमरजेंसी सर्विसेज नहीं थी, वो हेल्थ अवेयर भी नहीं थे, फिर भी 100 वर्ष तक जीते थे। और आज की हमारी जनरेशन सब कुछ होने के बावजूद भी 80 तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कहीं ना कहीं चूक हो रही है। हम 2 अच्छी चीजें भी अगर गलत तरीके से खा रहे हैं तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। डॉक्टर साहब, हेल्थ फ्रीक्स के लिए एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। शहद, गर्म पानी, नींबू, कितना सही है ये कॉम्बिनेशन? हाँ, ठीक है, चलता है। एक जगह रेफरेंस आया है, अगर आप हल्के गुनगुने पानी में शहद डाल करके पिलाते हैं तो वजन डेफिनेटली लाइपोलिटिक है, उससे वजन कम होता है, और नींबू भी आप पिला सकते हैं। तो यस, आई रिकमेंड दिस कॉम्बिनेशन। दिस इज गुड फॉर हेल्थ, राइट? डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी उन बच्चों के लिए जो लोग नाइट ड्यूटीज करते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं, या जिनकी लाइफस्टाइल खराब चुकी है, रात को मंचिंग की उन्हें आदत हो गई है। हाँ, बिल्कुल, देखिए उनकी मजबूरी है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कोशिश करें कि रात में जब उनका कुछ खाने का मन करे तो वो पानी पिए, जूस पिए, दूध पिए, या बहुत उनका कुछ सॉलिड खाने का मन है तो फ्रूट खा लें। मतलब जिसमें अधिक वाटरी कंटेंट है वो चीज वो ले लें। मतलब
मैं डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो रात में मंगा करके उन्होंने 10 बजे 9 बजे डिनर किया और 1 बजे मंगा करके वो पिज्जा, आजकल तो मुझे लगता है रात में आप 10 मिनट में आपको कुछ भी आता है, कुछ भी आता है। अब वो कम से कम 2 बजे में सैंडविच, पिज्जा, मोमोज, ये तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, भूख लगी है, भुने चने खा लीजिए। आप जब चने खाते हैं थोड़े से मुरमुरे डाल करके, भुने चने अवेलेबल है, आप क्यों नहीं एक डब्बा जो है अपने ऑफिस में रखते हैं भुने चनों का, आप पानी साथ में रखिए, आप जितना आपको भूख है उतना चने खा करके थोड़ा सा पानी पी लीजिए। आप हेल्दी चीज, आप एक एप्पल काट के खा लीजिए। सो वो भी रात में इन जनरल, देखिए हो तो उल्टा रहा है, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनके वर्किंग ऐसी है, उनको रात में जगना है और फिर वो भूख लगना भी स्वाभाविक है। तो हमें सुधार करना होगा, हमें सही रास्ता अपनाना होगा, हम गलत ट्रैक पे ना चलें। अगर हम रात में जग के काम करना है और बीमार भी नहीं पड़ना है तो थोड़ा सा हमें चौकन्ना रहना होगा, सीखना होगा अच्छी बातों को, कैसे हम इसको, इस चैलेंज को हम कैसे पार पाएं। ईटिंग विंडो कितनी होनी चाहिए, कितने घंटे? देखिए, अगर हम वास्तव में अगर पुरानी कहावत पे जाएं तो जो 1 टाइम खाए वो योगी, जो 2 टाइम खाए वो भोगी और जो 3 टाइम खाए रोगी। तो हम सब तो रोगी हैं ही, हम में से कोई स्वस्थ नहीं है। अब किसी से बात कर लो, सबको कमजोरी है, सबको छुट्टी चाहिए, सब काम करने जा रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, खुश होकर कोई नहीं जा रहा। तो कहने का मतलब कोई पेट से बीमार है, कोई दिल से बीमार है, कोई सिर से बीमार है, कोई गठिया लेके बैठा है। हर व्यक्ति, आजकल हमारी छोटी छोटी बहनें, बच्चियां, हमारी बेटियां, उनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हर दूसरी बच्ची को है। तो कोई भी स्वस्थ नहीं है। अब आप कहेंगे कि कैसे, क्यों स्वस्थ नहीं है? क्योंकि सीधी बात, हमारा खान पान और हमारी लाइफ स्टाइल, जितना जल्दी हम उसे करेक्ट कर लेंगे तो मुझे लगता है कि हम ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपकी लाइफस्टाइल जानना चाहूंगी, आपका ईटिंग हैबिट जानना चाहूंगी कि आप क्या खाते हैं, लाइफस्टाइल क्या है आपकी? देखिए, क्योंकि आयुर्वेद का स्कॉलर हूं तो कोशिश करता हूं कि जो बातें जानता हूं कम से कम उनको फॉलो करूं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में और लंच और डिनर के बीच में 5 घंटे का अंतर मैं जरूर देता हूं। एंड इन बिटवीन अगर मुझे फिर कुछ खाने की इच्छा हुई तो मैं उस पचते हुए खाने पे थोड़ा लिक्विड डाल सकता हूं, मैं जूस ले सकता हूं, मैं पानी ले सकता हूं, मैं छाछ पी सकता हूं, मैं चाय ले सकता हूं, लेकिन मैं सॉलिड नहीं खाऊंगा। क्योंकि एक बात मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप घर में चावल और दाल मिला करके पकाना आपने शुरू किया और अचानक से आधी पक चुकी है, अचानक से एक व्यक्ति और आ गया जिसको आपने सर्व करना है, वो आपने खिचड़ी उसको भी खिलानी है, क्या आप आधी कच्ची पक्की खिचड़ी में और चावल दाल डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। क्या होगा? सब बेकार हो जाएगा ना। लेकिन हाँ, आप प्रेशर कुकर या पतीले में थोड़ा सा पानी मिला करके उसको पतला कर सकते हैं। तो बस यही चीजें सीखनी है कि हाँ, भूख तो लगी है, बीच में मन कर रहा है कुछ खाएं, लेकिन आप, क्योंकि पेट में अभी भोजन है, हमारे स्टमक यानी कि जो पेट, हमारा इंटेस्टाइन का ये मुंह, फिर फूड पाइप, देन स्टमक, जो बैग जहाँ पे फूड हमारा रहता है, जहाँ पे एसिड उसे गला करके नीचे भेजता है धीरे धीरे छोटी आंत में, पाक क्रिया के लिए, डाइजेशन के लिए। स्टमक में हमारे खाने को 5 घंटे लगते हैं वेजिटेरियन फूड को, और अगर नॉन वेजिटेरियन फूड है तो 6 से 7 घंटे लगते हैं, तब हमारा पेट खाली होता है। अगर आपने इस दौरान आपने कुछ और सॉलिड डाला तो मतलब आपने आधी कच्ची पक्की खिचड़ी में और चावल दाल मिला लिया। अब पेट में क्या होगा वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप खुद समझिए। डॉक्टर साहब, आपसे मैंने बहुत सारी आज बातचीत की है हेल्थ को लेकर के। आपसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पूछने हैं, क्योंकि शरीर में सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बहुत बीमारियां हैं, बीमारियों की पोटली है। तो आपसे आगे मार्गदर्शन चाहिए। आज के लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे क्योंकि हमारा मिशन है मेडिसिन फ्री लाइफ। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू जी।